और जस्टिस मिलता ही है। अगर हम सही होंगे तो मुझे जस्टिस मिलेगा, अगर वो सही होंगे तो उनको मिलेगा। कि इस तरीके से हम 500-500 लोगों को हायर करें और लाए, गुंडे माफिया तो है नहीं, और ना ही हमको प्रॉपर्टी का लालच है कि ये बिकेगा तो करोड़ों का फायदा होगा, तो 20 लाख रुपया खर्च कर दो इसमें से। आग लगा दिया ये लोग, आग लगा दिया। किस हिसाब से काटा हुआ है सारे पेड़ को। जहाँ इतने सारे पेड़ पौधे थे, सारे पेड़ को जो है इन लोगों ने काट दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्सी लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। बिहार में भू माफियाओं का प्रचलन सदियों से चलता आ रहा है। आज एक ऐसी ही कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं और हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट सोनम कुमारी। तो क्या मतलब भू माफियाओं की जो बिहार में प्रचलन चलता हुआ आ रहा है, आपके साथ भी कुछ इसी तरह की घटना हुई है, मामला क्या है आपका? देखिए, मामला ये है कि मुजफ्फरपुर में अहियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हमारा गांव है भीखनपुर। वहाँ हमारे फादर इन लॉ ने 14 एकड़ लैंड परचेज किया था, जिसमें उन्होंने अपने बहनोई साहब के नाम से 3.5 एकड़ लैंड खरीद लिया। तो उन्होंने मुझे भू माफियाओं और ब्रोकर के थ्रू जब तंग करना शुरू किया, जनवरी में उन्होंने मेरा रात में बाउंड्री वाल तुड़वा दिया। तो मैंने भी अहियापुर थाना में 90-23 जो है कांड संख्या दर्ज कराई और बाउंड्री वाल को रिपेयर करा लिया। फिर लगातार उनका हमारे को परेशान करने के बाद मैंने जो है टाइटल सूट में गई, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो हमसे बात नहीं कर रहे थे। तो टाइटल सूट में जब मैं गई तो अभी रिसेंट क्या होता है कि एक बार तो बाउंड्री वाल मैंने बनवा लिया, अभी 8 मई को टाइटल सूट मेरा एडमिट होता है और 9 तारीख को जो है ये लोग ज़बरदस्ती नापी का बहाना करते हुए मुसहरी अंचल और अहियापुर थाना के मिलीभगत से हमारे घर तक आ जाते हैं और फिर बिना मेन गेट पर बिना आए, बिना एप्लीकेंट के पूरे डिमार्केशन के सारे प्रोसेस को मतलब गलत तरीका अपनाते हुए अवैध तरीके से घर में घुसने का प्रयास करते हैं। अगर वो अवैध तरीके से घुसने का प्रयास करते हैं तो क्या आपने इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी? बिल्कुल दी। पुलिस प्रशासन उस समय मौजूद थी यहाँ। मैं आपको बताऊं कि जब जेसीबी से मेरा दीवार टूटा तभी मैं फ़ोन की 112 को फ़ोन किया, थाना को फ़ोन किया, तो सब जगह प्रयास करने के बाद गाड़ी आई भी, लेकिन कुछ खास मदद नहीं हो पाई क्योंकि बाउंड्री वाल टूट ही गया। ये लोग ज़बरदस्ती जो है हमारे घर में घुसने का प्रयास करते रहे। और आपको बता दूं कि ये जो पूरे डिमार्केशन का प्रोसेस हुआ है, उस दिन हमारे जो फूफा जी हैं जिनसे हमारा ज़मीनी विवाद चल रहा है, वो उस दिन कहीं कहीं दूर दूर तक नहीं आते हैं। तो आखिर ये लोग थे कौन? यही लोग तो भू माफिया थे। यही लोग तो भू माफिया हैं जो सुपारी लेते हैं। है ना, कि मतलब आप हमको कहीं आप कहना चाहती है कि आपके जो वो फैमिली रिलेशन फूफा जी हैं उन्होंने ही इन लोग को भेजा है? बिल्कुल, उन्होंने ही भेजा है। उनके ही भेजने के कारण ये सब। आपने बोला कि आप कोर्ट में इसकी जाकर ये मतलब बात रखी, तो उनके बिना बात आए सामने कि आपको क्या करना चाहिए, क्या पुलिस प्रशासन को लाना चाहिए या आगे प्रोसेस करना चाहिए या नहीं, वो बिना किसी की हेल्प का और बिना किसी का बात को लेकर आपके घर में आ गए और आपके ज़बरदस्ती आपके साथ कुछ करने लगे थे? जी, जब मेरा टाइटल सूट एडमिट हुआ तो मैं चूँकि मेरे पास जो अंचल मुसहरी सीओ हैं उनका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस मुझे पता नहीं था, व्हाट्सएप नंबर मुझे पता था, तो मैंने उनको व्हाट्सएप पे सूचना दे दी थी कि सर मेरा टाइटल सूट एडमिटेड है और अब ये मामला कोर्ट सब जुडिस है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है, आप स्टॉप कर दीजिए। क्योंकि मुझे पहले ही से ये ग्रामीण के द्वारा जो है सूचना मिल रही थी कि ये लोग आएंगे। एक दिन पहले मैंने अहियापुर थाना को भी फ़ोन किया था कि सर मुझे ग्रामीण से छुपते छुपाते सूचना मिल रही है कि ये लोग मुझ पर अटैक करने वाले हैं। इसके बाद भी मेरे साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है, ये लोग जेसीबी से दीवार तोड़ते हैं और सबकी वीडियो फुटेज है, मैं ऐसे ही कोई बात नहीं बोल रही हूँ। तो मेरा यही कहना है
कि किसी के घर में जेसीबी चलाना ये कहाँ का न्याय है। जेसीबी के थ्रू आप किसी का घर नहीं ना तोड़ सकते हैं, किसी के प्रेमाइसेज को आप नहीं तोड़ सकते हैं, ये किसी कानून में नहीं लिखा है। तो आप देखिए, इस वीडियो में दिखेगा आपको कि किस तरीके से ये लोग जेसीबी चलाता हुए ये आदमी और मेरे बाउंड्री वाल को तोड़ते हुए अंदर घुसता है, हमारे पेड़ को। आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझे ये भी बताया कि आपकी जितनी प्रॉपर्टी थी, आपकी बागीचा थी, जो लीची का बागीचा, उसको भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है इन लोगों के द्वारा। हाँ, ये तो अभी रिसेंट घटना है जो 31 मई के बाद से शुरुआत है, लेकिन मैं आपको शुरू से बता दूं कि ये 9 तारीख की घटना ये है जिस दिन पहली बार मतलब सेकंड टाइम बाउंड्री वाल तोड़ा गया। उसके बाद 10 तारीख को इन लोगों के द्वारा पूर्ण प्रयास किया गया पुलिस के मदद से, जबकि पुलिस को पोजीशन कराने का किसी कानून में कोई अधिकार नहीं है जब तक कि न्यायालय का कोई आदेश ना हो। लेकिन पुलिस जो इन लोगों की मदद करते हैं उसकी भी वीडियो फुटेज मेरे पास है। इसके बाद इन लोगों को एक तरीके से आप ये कहिए कि ये लोग अवेयर हो गए कि मेरा बस एक ही हथियार है, वीडियो फुटेज लेना। तो इस बार ये लोग क्या करते हैं कि हमारा तो बाउंड्री वॉल टूटा ही हुआ था, हमने इससे संबंधित FIR भी दर्ज कराया, FIR लॉन्च हो गया। रिटर्न में मुझे भी FIR मिला, काउंटर FIR रिटर्न गिफ्ट के रूप में, उसमें मैं भी बेल पर हूँ, वो भी बेल पर हैं। इसके बाद मामला ऐसे ही चलता रहा। हमने कोर्ट में भी बहुत प्रयास किया इंजंक्शन ऑर्डर मिल जाए, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया है, क्योंकि उसमें जो है, चूँकि अभी 8 मई को मैंने बताया कि एडमिट ही होता है और 8 जून इसका फर्स्ट डेट है, तो डेट इमरजेंसी रिकॉल तो कराया लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया है। उनको इंजंक्शन पिटीशन पे उनको जो है डिफेंडेंट को ब्रज किशोर कुमार हमारे फूफा जी को सो कॉज नोटिस तक सर्व हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी उनके द्वारा लगातार गैर कानूनी काम किया जा रहा है, अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम मान लिया कि आपके नाम पे केवाला है, तो केवाला है तो हमारे केस में भी कुछ मेरिट है। अभी हम हारे नहीं हैं, अभी हम ऑलरेडी टाइटल में वहाँ पे लंबित हैं। तो जब तक मेरा आपसे यही गुजारिश है कि आप जो है, जब तक टाइटल सूट का कोई आउटकम नहीं आ जाता है तब तक आप इस तरह का, और आपको शोभनीय भी नहीं है, आप खुद ही उस अपने उम्र के उस पड़ाव पे हैं जहाँ आप रिटायर्ड हेडमास्टर हैं। आप क्या बच्चों को भी यही शिक्षा दिए हम अपनी पूरी ज़िंदगी? खैर, ज़्यादा नहीं बोलूँगी उनके पर्सनल लाइफ पर, ये हमारा अपना पारिवारिक विवाद है, लेकिन इस तरीके से अपनी ही घर की बहू को पूरे बाजार, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बाजार लगा देना, जहां लोग आ रहे हैं। 28 मई की घटना मैं आपको बताऊं कि 28 मई को ये लोग 200-300 लोगों के साथ आते हैं और हमारे घर में बने चौकीदार के रहने के झोपड़ी को आग लगा दिया जाता है। आग भी लगाई गई है आपके घर को? जी, चौकीदार के घर को आग लगाई गई है। जब मेरे द्वारा विरोध करने पर मुझे पिटवाया भी गया है, पीटे भी हैं ये लोग। उसके बाद जो है उस आग में झोंकने का प्रयास भी किया गया है। अगर समय पर हमारा कुछ ग्रामीण महिला जो है पिटते देख करके उनके अंदर अगर जो है मानवता नहीं जाग गया रहता और वो लोग सहयोग नहीं किए रहते, या 112 की गाड़ी नहीं आ गई रहती, तो ये लोग हमको उस आग में झोंक करके ख़त्म ही कर दिए होते। हम आज बचे नहीं होते आप लोगों के पास ये सब बात बताने के लिए। घटना के बाद भी आगे आपको मतलब उन लोग के द्वारा कुछ धमकी या फिर कुछ कॉल्स वगैरह आने लगे होंगे? इस घटना के बाद तो मैं 28-29 के बाद तो समझिए कि मैं अपने घर ही जाना छोड़ दी थी। अभी बहुत मुश्किल से मतलब सोच समझ करके जाना पड़ता है, क्योंकि अगर आपके घर पे लगातार टूटे हुए बाउंड्री वाल के अंदर 500 लोग अवैध हथियार और लाइसेंसी हथियार, ये हम नहीं जानते हैं कि कैसा हथियार होता है, लेकिन इतना मालूम है कि वो लोग पिस्टल के साथ, आर्म्स के साथ रहते हैं। वहाँ बिहार में दारू बंद है, फिर भी हमारे बाउंड्री वाल के अंदर में अभी दारू पार्टी खुले रूप से चलती है। वहाँ पे पूरे लीची बागान को 31 मई को लीची बागान को ट्रैक्टर कटर मशीन के द्वारा काट दिया जाता है। इतने सारे मतलब पेड़ पौधे को वो काट रहे हैं, फिर भी पुलिस प्रशासन कुछ नहीं बोल रही है? नहीं, पुलिस प्रशासन को जब मैंने फ़ोन किया, जिस समय मुझे खबर मिली कि वो लोग हमारे घर पे 400-500 लोगों के साथ पहुँचे हैं और JCB कटर मशीन के थ्रू हमारा पेड़ कट रहा है, तो मैंने अपने SHO महोदय को फ़ोन किया। तो उनका एक ही कहना है कि भाई उनकी ज़मीन है, उनका चीज़ है, वो जो चाहे करे। आज मैं आपके सामने, आज 5 जून है, आज पर्यावरण दिवस है। एक तरफ हम लोग पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, दूसरी तरफ जो है आज 100 से 125 पेड़ को
पूरे तरीके से 40-40 साल पुराने पेड़ को काट दिया जाता है। तो यही तो है हमारा कानून कि आपका SHO महोदय से आग्रह है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, आप जो है ऑन स्पॉट जजमेंट ना दे, क्योंकि इसके लिए न्यायालय है। मैं तो उनको भी बोल चुकी हूँ कि सर देखिए अभी मेरी मदद कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आप मुझे ज़मीन दिला दीजिए या रहने दीजिए, मैं आपसे बस इतना कहती हूँ कि जो भी क्रिमिनल इंसिडेंट्स हो रहा है हमारे साथ बैक टू बैक आप उसको ध्यान दीजिए, उसमें मुझे जस्टिस दिलाने में, मेरी सुरक्षा करने में सहयोग कीजिए। बाकी चीज़ न्यायालय के ऊपर छोड़ दीजिए। अगर मैं न्यायालय में अपने केस को हार जाती हूँ तो स्वतः खाली कर दूंगी। बिल्कुल, क्योंकि वो न्यायालय की रिजल्ट आने का वो तो वेट ही नहीं कर रहे आपका। ये इसको उतावलापन बोलते हैं ना, तो इसका मतलब आप अपने आप को कानून की नज़र में कमज़ोर समझ रहे हैं। क्या आपको उम्मीद नहीं है कि आपके केस में इतनी मेरिट है कि आप कल को जीत सकते हैं? अगर आप इतने ही कॉन्फिडेंट है कि आपके नाम पे केवाला है तो आप चलने दीजिए ना सूट। अगर आप 41 साल से उस प्लॉट पे कभी नहीं गए, और ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ, पूरे गांव वाले बोलेंगे कि किसी को मालूम भी नहीं था कि वो आदमी कौन है, पहली बार उसको 10 तारीख को ही हमारे गांव में देखा गया। मतलब इस तरह से जो घटनाएं हो जाती हैं। और आपके परिवार में अभी फिलहाल कौन कौन से? मेरे परिवार में जो है मेरी मदर इन लॉ हैं जो यहाँ रहती हैं, सिर्फ उनके बारे में बता रही हूँ, और मेरे मम्मी पापा हैं, सिर्फ हम और मैं 4 ही लोग यहाँ रहते हैं। मतलब आपके घर में बस आप लोग ही हैं, जो मतलब महिलाएं लोग ही हैं, और आप लोग पे ही इन लोग अत्याचार कर रहे हैं, कोई जेंट्स लोग का सपोर्ट नहीं है? हाँ, तो इन लोगों को ये अच्छे तरीके से मालूम है कि सोनम जो कुछ भी है अकेले है, कुछ नहीं कर सकती है। इसीलिए तो दबंगता हम कब दिखाते हैं, जब आप हम सामने वाले को कमज़ोर समझते हैं। तो हम तो सच बात है कि उनके तरह मतलब निचले स्तर को नहीं क्रॉस कर सकते हैं कि इस तरीके से हम 500-500 लोगों को हायर करें और लाए। गुंडे माफिया तो है नहीं, और ना ही हमको प्रॉपर्टी का लालच है कि ये बिकेगा तो करोड़ों का फ़ायदा होगा तो 20 लाख रुपया खर्च कर दो इसमें से। तो हम किसी भी चीज़ में सक्षम नहीं है, सिर्फ हमारा सहारा सिर्फ कानून है। कानून के सहारे अगर मुझे जस्टिस मिलता है तो ठीक है, और जस्टिस मिलता ही है। अगर हम सही होंगे तो मुझे जस्टिस मिलेगा, अगर वो सही होंगे तो उनको मिलेगा। तो आप अब मतलब हमारे दर्शक ही बताएंगे कि बिहार में जिस तरह से भू माफियाओं का प्रचलन चल रहा है, और कहीं ना मुजफ्फरपुर में एक और इस तरह से मतलब बहुत सारे केसेस निकलकर सामने आते हैं, और वो केस खत्म हो जाने के बाद लोगों को न्याय मिलती है। अगर उस दिन इनके साथ अगर कुछ हो जाता और तब लोगों को न्याय नहीं मिलती, तो आप पुलिस प्रशासन हमारे दर्शक से क्या कहना चाहती हैं कि आपको किस तरह से प्रोटेक्शन मिल सकती है? पुलिस प्रशासन से मुझे प्रोटेक्शन, देखिए मुझे अपने थाना से तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैं बहुत बार उनसे कह के थक चुकी हूँ। अभी तक मेरा इतनी बड़ी घटनाएं हो गई है, लेकिन अभी तक मेरा एक FIR तक भी लॉन्च नहीं हुआ है। लेकिन मैंने लिखा है ऊपर के पदाधिकारी को, पोस्ट किया है। देखिए अगर उन लोगों के नज़र तक या आप लोग उन आवेदन के माध्यम से या आप लोगों के माध्यम से अगर बात जाती है, या मैं खुद भी प्रयास करूँगी कि उन लोगों से मिल करके लिखित और मौखिक तौर पे उनको अपनी परेशानी बताऊं, तो शायद अगर ऊपर के पदाधिकारी का डायरेक्शन हो डायरेक्ट, चूँकि मैंने 112 को भी कई बार फ़ोन किया है, तो अगर शायद अगर इसमें क्या बोलूँ मैं ऊपर के पदाधिकारी तक कहाँ तक मुझे किनसे आपके चैनल के माध्यम से मुझे हेल्प की उम्मीद करनी चाहिए। शायद सबसे ऊंचे तो DGP सर ही हैं, और वो 112 को डायरेक्ट देखते भी हैं अपने अंडर। तो अगर सर को सारी बातें मालूम हैं तो सर ही कुछ मदद कर सकते हैं। ऐसे मैंने अपने यहाँ भी बड़े पुलिस अधीक्षक और उपाधीक्षक को लिख करके दिया हुआ है, IG सर को भी दिया हुआ है। तो शायद उन लोगों के नज़र में मैं मिली भी थी SP सर से, लेकिन अभी तक इसका कुछ खास फ़ायदा नहीं हो पाया है। देखिए क्या होता मतलब है। आप हमारे चैनल के माध्यम से या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम, मेन मुख्य बात क्या है कि देखिए बड़े पदाधिकारी भी तो थाना को ही फ़ोन करेंगे। अगर हम SP सर भी अगर थाना को फ़ोन करते हैं, और या DSP सर कोई भी अगर थाना को फ़ोन करके मामला पूछते हैं, SHO महोदय का एक ही जवाब होता है, सर उनके नाम पे केवाला है। तो इसीलिए मेरे बार बार प्रयास करने के बाद भी अभी तक पुलिस का सहयोग नहीं मिल पाया है। क्योंकि समझिए आप एक सेकंड के लिए कि मैं डायरेक्ट DGP सर से ही क्यों ना मिल लूं, लेकिन DGP सर क्या करेंगे, मामले की तहकीकात। आपने अभी ये बोला कि उनके नाम से केवाला है, ठीक है, तो उनके पास ये प्रूफ कहाँ से आया? वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं?
नहीं, उनके नाम पे सचमुच में केवाला है और कानून में इस बात के लिए जगह है, तभी तो मेरा केस एडमिट हुआ है। मैं क्या बोल रही हूँ कि हो सकता है मैं कल केस हार जाऊँ, लेकिन अभी मैं न्यायालय में हूँ तो अभी मुझे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि उस जगह पे मेरे ही फादर इन लॉ के द्वारा इस ज़मीन की खरीदारी भी हुई है और उस जगह पे 40-41 साल से 81 में जब से खरीदारी हुई है तब से लेकर के अभी तक हम लोगों का ही वहाँ पे शांतिपूर्ण ढंग से कब्जा रहा है। मेरा बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर के मैरिज सर्टिफिकेट हर चीज़ उसी एड्रेस का है। सभी गांव के सभी लोग जानते हैं, मुखिया सरपंच, कोई भी वहाँ के लोग नहीं कह सकते हैं कि ब्रजकिशोर कुमार करके कोई आदमी भी था। ये तो समझिए कि जब उनकी डेथ हो जाती है तो मरने के बाद उनके मरने का फ़ायदा उठाया जाता है, मेरे फादर इन लॉ के मरने का। एक समझिए विश्वास का गला घोटा जाता है इन लोगों के तरफ, और उसका भी एक तरीका है। आपके पास मेरे हिसाब से 2 उचित तरीका था। अगर आप बेईमान हो ही गए थे, कलयुग के धृतराष्ट्र बन ही गए थे, तो एक बार आते हमारे पास, हमसे बोलते प्यार से, मतलब हमसे या हमारी आपकी जो भाभी हैं वो अभी जिंदा है, आप उनसे डायरेक्ट बात करते और परिवार की बातों को परिवार में सुलझाते। इस तरीके से भूमाफियाओं के बीच में अपने परिवार के बेटी बहू को नहीं ढकेलते। दूसरा रास्ता था कि उनके पास केवाला है, उनके पास पोजीशन नहीं था। अगर मैं फिर भी नहीं मानती तो वो पोजीशन सूट से आते, फिर न्यायालय अगर उनके पक्ष में आदेश करता तो फिर वो जेसीबी से चाहे तुड़वा देते या जो भी करते। लेकिन ये जो तरीका है, सीओ को मिला लेना, अंचल को मिला लेना, थाना को मिला लेना या कन्विंस्ड कर देना या ऊपर से पैरवी करा देना, मुझे नहीं मालूम कि ये लोग कैसे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि आप खुद समझ रहे हैं कि 500 की अनियंत्रित भीड़ जहाँ पर लगती है वहाँ पर पुलिस को खुद ही एक्टिव होना चाहिए। मतलब जिस तरह से भूमाफियाओं का प्रचलन चलता आ रहा और आज भी इस तरह की घटनाएं, न जाने सोनम के साथ साथ और कितने लोग इस चीज से प्रताड़ित होंगी। तो फिलहाल ये रिपोर्ट यही तक थी और अब से मुझे इजाजत, और आगे क्या कुछ होता है सोनम आपसे हमारी इस तरह से बात होती रहेगी।